बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 14 मार्च पाकिस्तान में हफ्ते की शाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 14 मार्च पाकिस्तान में हफ्ते की शाम और आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 105। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले याद दहानी। आज 14 मार्च का दिन है। आज ही के दिन इमरान खान के घर पर धावा बोला गया था, हमला किया गया था। जी हाँ, उस वक्त के DGISI नदीम अंजम और उस वक्त के आर्मी चीफ आसिम मुनीर दोनों की डायरेक्ट निगरानी में अहकामात पर उस वक्त आपके सामने पुलिस भी थी और पुलिस की वर्दियों में छुपे हुए ISI के, रेंजर्स के और फौज के एहलकार भी थे। उनके हाथों से इतने ज़्यादा आंसू गैस के शेल्स चलवाए गए, सीधी गोलियां चलवाई गई, इमरान खान के घर पर हमला किया गया। फस्तायत तो उससे बहुत पहले शुरू हो चुकी थी, लेकिन उस दिन की फस्तायत जो है वो शायद पाकिस्तानियों को हमेशा याद रहेगी। रवायात थी पाकिस्तान में कि चादर चार दीवारी का कुछ तकद्दस जो है वो रखा जाता है। उस दिन साबिक वज़ीर आज़म के घर के अंदर जिस तरीके से पुलिस वाले घुसे थे, जिस तरीके से वहाँ पर तशद्दुद वर्कर्स के ऊपर हुआ था, उसकी नज़ीर नहीं मिलती। इसलिए हमारी तारीख में ये वो चंद स्याह दिन हैं जिनको याद करना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा। अगली खबर बहुत ही अहम खबर है, नाम लिए बगैर आपके सामने रखेंगे, क्योंकि जिस मुल्क में मैं हूँ वहाँ पर किसी भी शख्स की मेडिकल जो कंडीशंस हैं उन्हें अगर आप डिस्कस करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कवानीन के ख़िलाफ़ जाती हैं। इसलिए मैं नाम लिए बगैर बात करूंगा। मेरा ख्याल है कि आप लोग खुद ही मुशाहदा भी रखते हैं, तजर्बा भी रखते हैं, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। किसी शख्सियत के पिछले दिनों सर में चोटें लगने की बात हुई, किसी शख्सियत के पिछले दिनों लोगों को ना पहचानने की बातें हुई। अब आप यही समझिए कि उनके बहुत ही करीबी लोगों से मेरी बात हुई हो। जैसे आप ऐसे ही समझिए कि जैसे मैं खुद वहाँ पर बैठा हूँ जहाँ पर ये बातचीत हो रही हो। मतलब आपको पता है कि जब मैं आपको कहता हूँ कि इन्फॉर्मेशन मुसद्दका है तो फिर मुसद्दका है। जब गपशप होती है तो मैं आपके सामने रख देता हूँ, उसमें कोई झोल होती है बात में तो आपके सामने रख देता हूँ। इस बात पे कोई झोल नहीं है। हमारे पास ये खबर तो बहुत पहले की थी, आप यही कह लीजिए कि आज से कई हफ्ते पहले थी, लेकिन इसको रिकन्फर्म हम कर रहे थे ताकि आपके सामने रखें। एक तो ये आपको बता दें कि जो पहले से अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि शख्सियत जो है वो किसी को पहचान नहीं पा रहे, उसकी वजह ये है कि दिल के अंदर, मैं फिजिशियन नहीं हूँ ना ही कार्डियोलॉजिस्ट हूँ कि मैं अंडरस्टैंड कर सकूँ, लेकिन इतना सा बता देता हूँ कि जो दिल के अंदर डिफरेंट आपके फंक्शंस हो रहे हैं उनमें से कोई एक फंक्शन बंद हुआ जिसको चलाने के लिए पेसमेकर डाला जाता है। वो फंक्शन बंद हुआ जिसकी वजह से, उस फंक्शन के बंद होने की वजह से कोई शख्स जो है वो बाथरूम के अंदर गिरा, उसके सर में चोटें भी आईं और थोड़ी देर के लिए, जितनी देर के लिए दिल रुका, उस वजह से ऑक्सीजन नहीं मिली ब्रेन को, और ब्रेन का कुछ हिस्सा, जी हाँ मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कुछ हिस्सा डेड हो गया और वो परमानेंटली डेड हो गया। वो वापस रिकवर नहीं हो सकता इन दिस लाइफ टाइम। तो वो परमानेंटली डेड हो गया वो ब्रेन का हिस्सा, बिकॉज दिल जो है उसने धड़कना कह लें, अपना फंक्शन कह लें। मैंने पहले भी कहा कि मैं फिजिशियन नहीं हूँ, एग्जैक्टली नहीं समझ पाऊँगा कि जो, और ना ही आपको समझा पाऊँगा। इसके लिए आपको किसी डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी या हम किसी डॉक्टर को ले आएंगे व्लॉग पर जो आपको समझा सकें कि जो पेसमेकर का फंक्शन होता है वो वाला स्पेसिफिक फंक्शन, जो पेसमेकर तो बाद में एक आला है जो दिल में डाला जाता है जब दिल खुद से वो फंक्शन नहीं कर पाता, तो वो फंक्शन दिल ने छोड़ दिया, जिसकी वजह से बेहोशी हुई, शख्सियत एक गिरी, उनके सर पे चोट लगी और जितनी देर दिल ने अपना काम पूरा नहीं किया उतनी देर ब्रेन का कुछ हिस्सा, उसको ऑक्सीजन नहीं मिली, वो डेड हो गया। बाद में हॉस्पिटल में शख्सियत को रिवाइव किया गया, उनके दिल में पेसमेकर डाला गया। पेसमेकर आप आम जो हमारे गांव में बैठे दोस्त हैं उनके लिए आप ये समझ लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉनिक आला जो है वो आपके दिल के अंदर लगा दिया जाता है। जो दिल पहले एक सेहतमंद दिल वो सारे काम खुद ही कर रहा होता है, फिर उसके अंदर आप ऐसे ही समझ लें कि मोटर लगा दी जाती है। मैं ये अगेन मैंने आपको कहा कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, आपको सिर्फ जितनी मुझे समझ आई है वो आपके सामने रख रहा हूँ। यकीनन उसके अंदर झोल होगी मेरी समझ में, क्योंकि ये मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ नहीं है। तो बहरहाल वो जो पेसमेकर है, जो आप एक इलेक्ट्रॉनिक मोटर उसे समझ लें, वो दिल के अंदर लगा दी गई ताकि दिल का फंक्शन बहाल रहे, जिसकी वजह से उस शख्सियत की ज़िंदगी बच गई। लेकिन अब वो शख्सियत किसी को पहचान नहीं पाती। अब ये खबरें तो आप एक और भी कई शख्सियात के बारे में पहले से सुन चुके हैं, लेकिन हम जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं वो शायद वो ना हो जो आप पहले सुन चुके हों, या शायद वही हो। ये गैस वर्क आपने करना है। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि जिन जो मेरे ज़राए हैं, जहाँ से मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है,
उनके मुताबिक ये जो डैमेज है ये फॉर लाइफ है। अब फॉर लाइफ जो जितना हिस्सा जो डैमेज हो गया दिमाग का वो कभी भी रिवाइव नहीं होगा और ये मामलात अब शायद ऐसे ही चलेंगे। मतलब कि कई लोगों को लोग बद्दुआएं देते हैं कि वो ज़िंदा तो रहें लेकिन वो अपने किए हुए की जो सज़ा भुगतें। तो मुझे नहीं पता जिस शख्सियत की मैं बात कर रहा हूँ उनको भी किसी ने ऐसी बद्दुआ दी हो या ना दी हो, मुझे नहीं पता। लेकिन ये बात तय है कि वो लोगों को शख्सियत जिसकी बात मैं कर रहा हूँ वो पहचान नहीं पाते और इसीलिए उनको उनकी जो फैमिली है उन्होंने करीबी रिश्तेदारों को भी, जी हाँ ये मैं आपको बड़े ही वसूख से कह रहा हूँ, उन्होंने करीबी रिश्तेदारों को भी ये कहा है कि आपने हमारी तरफ नहीं आना, उनकी तीमारदारी करने के लिए नहीं आना। बहुत ही जो करीब तरीन रिश्तेदार हैं उनको भी इजाज़त नहीं है कि वो जाकर उनकी तीमारदारी करें या उनसे मिलें, क्योंकि वो किसी को पहचान ही नहीं पाते और जिस तरह की वो बातें करती है शख्सियत वो फिर सबके लिए एक एम्बैरसिंग सूरत हाल बन जाती है, जिसकी वजह से मना कर दिया गया है कि कोई भी विज़िट मत करे, उनकी तीमारदारी के लिए ना आए। तो ये अब तक की डेवलपमेंट है। अब ज़रा आगे चलते हैं, जो आज की खबरें हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। आज एक तो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत गर्म है जो मामला नेतन्याहू के ज़ख्मी या हलाक होने का। अफवाहें गर्म हैं सोशल मीडिया के ऊपर। मेरे नज़दीक, मैं अब ज़ाहिर है गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि मैं अपना एनालिसिस दे रहा हूँ, मेरे नज़दीक मौत वाला मामला तो नहीं होगा, ज़ख्मी होने वाला मामला हो सकता है किसी न किसी तरह से, उसके भी चांसेस कम हैं लेकिन वो बहरहाल फिर भी हो सकता है। लेकिन मौत वाला मामला जो है वो मेरा ख्याल है नहीं हो सकता। लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया पर हर शख्स यही बात कर रहा है। मैं बहरहाल तब तक ऐसी किसी अफवाह के ऊपर यकीन नहीं कर सकता जब तक कोई बड़ा जर्नलिस्ट या कोई मोतबर टीवी चैनल या जरीदा इसके ऊपर कुछ नहीं लिखता। अभी तक ना ही किसी मोतबर जर्नलिस्ट ने इस पर कोई बातचीत की है, ना ही किसी जरीदे ने कुछ लिखा है। तो मेरे ख्याल में ये चाय की प्याली में तूफ़ान है, ये एक लोगों की ख्वाहिश हो सकती है नेतन्याहू के बारे में, लेकिन मेरे ख्याल में इसमें कोई रियलिटी नहीं है। अगेन आई कुड बी रॉन्ग, मेरा ये तज्जिया है, लेकिन मेरा ख्याल ये है जो सिचुएशन को मैं पढ़ पा रहा हूँ कि ये अभी किसी भी जगह से वेरीफाइड नहीं है। और अगर ये बात कल को सच निकलती है तो फिर दाद देनी पड़ेगी झूठ बोलने के लेवल को इसराइल की रियासत के, कि उन्होंने इतना बड़ा हादसा होने के बाद या वाक़या उनके साथ होने के बाद उन्होंने इस खबर को इतना लंबा छुपाए रखा। आप अगर ये कहें कि उनमें कैपेबिलिटी है ये करने की कि नहीं, बिल्कुल है, लेकिन उसके बावजूद मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो रिएक्शंस, रिस्पॉन्स, बॉडी लैंग्वेज हमें रोज़ सदर ट्रंप की नज़र आ रही है, उनके बुज़रा की नज़र आ रही है, उससे नहीं लगता कि जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू उनको अभी तक कुछ हुआ है। आगे चलते हैं जी। अमेरिका की जो मरीन्स हैं, जो उनकी पैदल फ़ौज है, फोर्स है, वो अब ईरान के खार्ग जो उनका जजीरा है जिस पर अमेरिका ने वज़नी तरीन 30-30 हज़ार पाउंड के बम जो हैं वो मारे हैं, वो मतलब वो ऐसे बम हैं जो बंकर बस्टर्स हैं, मतलब वो ज़मीन के अंदर तक चले जाते हैं। कहा जाता है कि वो 60-60 फीट जो है वो नीचे चले जाते हैं, कंक्रीट को काट कर भी, और नीचे जाकर नुकसान पहुंचाते हैं। बहुत ही हैवी बम्स जो हैं वो इस्तेमाल हुए हैं वहाँ पर खार्ग में। उस जजीरे की तरफ अब अमरीकी फ़ौज बढ़ रही है और बहुत सारे जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि शायद अब अमेरिका जो है वो उस पर हमला करके उसको कब्ज़े में लेना चाहता है। ये तो आपको अभी तक पता चल गया कि वहाँ पर बमबारी की गई और बमबारी करके, लेकिन जो तेल से रिलेटेड तनसीबात थी उनको नहीं तबाह किया गया, बाकी सब कुछ को तबाह किया गया। तो मेरे ख्याल में बूट्स ऑन ग्राउंड करने से पहले ये इंश्योर करने की कोशिश की गई है कि वहाँ पहुँचने पर कोई रेजिस्टेंस ना मिले। अब ये इसको सदर ट्रंप कर लेंगे तो क्या ईरान जो है वो हार जाएगा इस जंग को? नहीं। आपको पहले भी मैंने बताया था कि ये जजीरा को 30 किलोमीटर पानी के अंदर है। जाहिर है जिस तरह की नेवी है यूएस के पास, बड़े आराम से वो इस पर कब्जा कर सकते हैं अगर चाहें तो। मेंटेन रख सकेंगे कि नहीं ये मैं नहीं कह सकता। और उसके साथ साथ क्या वाकई यहाँ पर बैठ के आबनाए हरमज़ को वो खोल लेंगे, वहाँ पर चल पड़ेंगे सारे बहरी जहाज़? मेरा नहीं ख्याल। क्या यहाँ से बैठ के ईरान के ऊपर कब्जा कर लेंगे? मेरा नहीं ख्याल। लेकिन बहरहाल इस वक्त सदर ट्रंप को कुछ फेस सेविंग चाहिए, क्योंकि वो बहुत बुरे फंस गए हैं। क्योंकि अब मीडिया ये बता रहा है, कम से कम वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये रिपोर्ट किया है कि जो जनरल केन है, जो चेयरमैन है अमेरिका की अफवाज के, उन्होंने जब हमला करने से पहले सदर ट्रंप को ये बताया कि ईरान आबनाए हरमज़ को बंद कर सकता है। लेकिन सदर ट्रंप ने उनकी बात को वीटो कर दिया और ये कहा कि उससे पहले ही ईरान हथियार डाल देगा, हम जब उन पर इतनी बमबारी करेंगे और उनकी मेन लीडरशिप जो है उसका कत्ल कर देंगे, उनको रिमूव कर देंगे, तो उसके बाद ईरान इस पोजीशन में नहीं होगा कि वो आबनाए हरमज़ बंद कर सके। लेकिन जनरल केन ने ये बात बिल्कुल उनको बताई थी। ये अब वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है वो ये रिपोर्ट कर रहा है। तो इन हालात के अंदर
अब सदर ट्रंप को जाहिर है किसी ना किसी तरह की फेस सेविंग चाहिए। इससे पिछले व्लॉग में हम आपको ये बता चुके हैं कि 2501 और 2500 के करीबी और 5000 मैरीन्स जो हैं, जो अमरीकी फ़ौजी हैं, उनको अब इस इलाके में उतारने का फैसला हुआ। और ये फ़ौजी जापान से, साउथ कोरिया से और जो उस सारे इलाके के अंदर पोस्टेड हैं वहाँ से यहाँ पर मूव किए जा रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही जो आपका हमारा पूरी दुनिया का सजन है, हीरो है, किम साहब जो हैं, और जो नॉर्थ कोरिया के आपको पता है हेड ऑफ स्टेट है, उन्होंने अपना तमाशा शुरू कर दिया है। उन्होंने 10 के करीब, जी हाँ 10 उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो उन्होंने दाग दिए हैं जापान की तरफ। इस वक्त इसी वक्त जापान और अमेरिका की फ़ौजी मशकें भी हो रही थी उस इलाके में, जहाँ से अब इन फ़ौजियों को यहाँ मूव किया जा रहा है। अब किम जो है उनकी खूबसूरती ये कि वो किसी को मिसाइल मारते नहीं हैं, वो बस पानी की दूसरी तरफ खड़े होकर गालियाँ भी देते हैं और अपने मिसाइल दिखाते भी हैं, और उनको ये हाथ भी नहीं डालते क्योंकि उनके पास एटम बम मीन न्यूक्लियर पावर मौजूद है। और पहले भी आपको हमने बताया था कि उनके पास बेशबहा मिसाइल हैं जो अमेरिका के तकरीबन तमाम शहरों तक पहुंच सकते हैं, पूरे यूरोप के हर मुल्क तक वो पहुंच सकते हैं। और उनके पास ऐसे मिसाइल भी हैं जो 15,000 किलोमीटर दूर तक जाते हैं, ऐसे भी हैं जो 13,000, फिर 10,000 और फिर उससे कम। अब उन्होंने क्या किया कि जैसे ही उन्होंने ये फैसला किया कि हम फौजी उधर मूव कर रहे हैं, उन्होंने 10, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, खासे महंगे होते हैं बैलिस्टिक मिसाइल, उन्होंने 10 मिसाइल जापान की तरफ रख के छोड़े हैं, लेकिन निशाना पानी में रखा है। मतलब कि जापान को मारे नहीं हैं, सिर्फ डराया है। जापान से दूर ही पानी में वो मिसाइल जानबूझ के गिराए हैं और वार्निंग जारी की है कि ध्यान नाल रहना, साढ़े ते ना रहना। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से सारी फ़ौज अगर मूव कर दोगे, मेरा ख्याल किम को ये भी लगता है कि किम की पोजीशन ज़रा मार्केट में ख़राब हो जाएगी, क्योंकि वो तो आपको पता है एक गुंडे के तौर पर जाना जाता है। मतलब एक वहाँ का वो भी उस इलाके का आपको पता है कि टेरर है उसका पूरा। उसे लगता है कि अगर फ़ौज कम कर दी तो उसकी तो बेइज्जती सी हो जाएगी, कि मतलब उससे किसी को कोई खौफ ही नहीं है। मतलब किम जो है उसको इन्होंने तरना वाला समझ लिया है, जो इतनी फ़ौज उस पर अब नहीं लगाई। तो उन्होंने ज़रा थोड़ा सा अपने आप को झटका देकर, या इनको झटका देकर, वो 10 मिसाइल फायर किए हैं कि यहाँ पर फ़ौज लगी रहने दो, मेरे पास से फ़ौज हटाओगे तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं जापान की तरफ रख कर मिसाइल भी फेंक सकता हूँ। तो अब देखते हैं अमेरिका वहाँ से वाकई फ़ौजी मूव करता है कि नहीं, करेगा तो सही जाहिर है। लेकिन किम ने अपना कम अज़ कम हक अदा किया है, क्योंकि उनकी चाइना से दोस्ती है। चाइना जाहिर है कहीं ना कहीं तो ईरान के साथ कम्युनिकेशन में होगा। तो ऐन वक्त पर जब वहाँ से फ़ौज मूव होने लगी थी, किम साहब ने भी अपनी एंट्री बीच में डाल दी है, और वो ऐसे ही हमेशा बर वक्त वो एंट्री डालते हैं और बेहतरीन एंट्री डालते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं, आपके सामने अगली खबर रखते हैं। जो खार्ग के ऊपर अमरीकी बमबारी है, वो तो अभी तक आपको पता चली गई कि वो लार्ज स्केल के ऊपर हुई है। एक किस्म की कॉर्पोरेट बम्बिंग हुई है। वहाँ पर इतनी ज़्यादा हैवी बॉम्ब्स फेंके गए हैं कि तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर सवाए ऑयल के बाकी तबाह कर दिया गया है। उसके जवाब में जो ईरानियन अब फोर्सेस हैं, उन्होंने पैगाम दिया है अब यूएई के तमाम रेजिडेंट्स को। उन्होंने कहा कि हम अपने मुसलमान भाइयों को ये कहते हैं कि जितनी भी यूएई के अंदर पोर्ट्स हैं, डॉक्स हैं और ऐसी लोकेशन जहां पर यूएस फोर्सेस जो हैं वो किसी ना किसी तरह से मौजूद हैं या उन्होंने पनाह ली हुई है, उससे आप 1-1 किलोमीटर दूर चले जाएं, क्योंकि अब हम निशाना बनाने लगे हैं उन सारी जगहों को। तो कल को आपका कोई नुकसान हुआ, आप बीच में मारे गए, तो एतराज़ ना करना। ये अब ईरान ने बाकायदा तौर पर यूएई को भी इन्फॉर्म कर दिया है और यूएई के सिटीजन्स के लिए भी एक ओपन पैगाम जारी कर दिया है। इसके बाद ईरान ने हमला किया है जो फुजैरा उनकी ऑयल फील्ड्स हैं, ऑयल रिफाइनरी है, और अब वहाँ पर इस तरह की आग लगी हुई है जो पहले किसी ने लगी हुई नहीं देखी। मतलब एक तरफ खार्ग पर अगर हमला हुआ है तो उसका जवाब अब ईरान ने यूएई को दिया है, और यूएई की जो फुजैरा उनकी ऑयल फील्ड्स हैं उनके ऊपर, या ऑयल उनकी जो फैसिलिटी है उसके ऊपर हमला करके वहाँ पर इस वक्त मिसाइल गिरे हैं और उसके बाद वहाँ पर आग लगी हुई है। और उसके बाद रूस की ईरान के लिए 9 टन अमदाद जो है वो पहुंची है आज़रबाईजान, तैयारा लेकर पहुंचा, और आज़रबाईजान से फिर ट्रकों के ज़रिए ये इमदाद जो है वो मुंतकिल हो रही है। साथ ही चाइना ने जो बच्चियां छोटी शहीद हुई थी 165 के करीब, उनके स्कूल और उनके पेरेंट्स के लिए $2 लाख की इमदाद जो है वो रेड क्रिसेंट जो ईरान का है उसके हवाले की है। अब अगर आप ये देखें तो 9 टन और $2 लाख, ये कहने को बहुत ही छोटी अमाउंट्स हैं, बहुत ही छोटी मिकदार है, लेकिन उसके बावजूद इन दोनों मुल्कों ने इसको बहुत क्विकली अनाउंस भी किया है, और किया भी इसलिए है इसके ऑप्टिक्स हैं। 9 टन वहाँ पर जाएगी या नहीं जाएगी, मेरा नहीं ख्याल इससे कोई ईरान को बहुत फ़र्क पड़ जाना है। $2 लाख से भी शायद ईरान को बहुत फ़र्क ना पड़े, लेकिन चाइना और रूस वाहिद 2 मुल्क हैं जिन्होंने अपनी इमदाद वहाँ पर भिजवाई है और अनाउंस की है, और इसके ऑप्टिक्स हैं, इसके आप ये कहिए कि पूरी दुनिया को पैगाम है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं।
आगे चलते हैं। अचानक से एक और चीज़ डिस्कस होना शुरू हो गई है पाकिस्तान में, और वो ज़रा पाकिस्तान की इंटरनल सियासत के बारे में है कि इमरान खान साहब ने जो असम्बलियाँ तोड़ दी थी वो एक ब्लंडर था या एक अच्छी बात थी, इस पर डिस्कशन शुरू हो गई है। जब पाकिस्तान में डिस्कशन इस बात पे होनी चाहिए कि क्या हम हमला ईरान पर करने जा रहे हैं कि नहीं, क्या ये मज़ीद तेल बढ़ाने जा रहे हैं कि नहीं, क्या मरीम नवाज़ साहबा जो हैं उनके साहबजादे हनीमून पर मरीम नवाज़ साहबा का जो असल में गवर्नमेंट का मीन अवाम का जहाज़ है वो लेकर फिर रहे हैं, इस तरह की बातों पे बात होनी चाहिए। तो बात आजकल सोशल मीडिया पे शुरू हुई है कि इमरान खान साहब ने जो पंजाब की और केपी की असम्बलियाँ तोड़ी थी वो ठीक किया था या नहीं। जब फैसले हो जाते हैं तो रेट्रोस्पेक्शन में अगर वो फैसले होने के बाद अच्छे नताइज दें तो सारे पीछे मुड़ के कहते हैं कि ये बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी थी। अगर कुछ फैसले जो हैं उनका आउटकम ठीक ना आए तो सभी कहते हैं कि ये बहुत ही बुरे फैसले थे। इमरान खान साहब ने जो फैसले लिए थे वो इस कॉन्टेक्स्ट में या विद दिस अंडरस्टैंडिंग लिए थे कि पाकिस्तान में आइन नहीं तोड़ा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर से नहीं गुजरा जाएगा, लेकिन वो गुजरा गया। अगर आप इस तरह से लें तो फिर अगर इमरान खान ना भी असम्बलियाँ तोड़ते तो 4-5 महीने के बाद उन असम्बलियों ने अपनी मुद्दत पूरी कर लेनी थी वैसे ही। तो जो जुल्म 4-5 महीने पहले हो गया पीटीआई पर वो 4-5 महीने के बाद शुरू हो जाता। उस वक्त तो लोगों को लगता था कि शायद उस वजह से हुआ, लेकिन अब आप देखिए अब तो केपीके के अंदर हमारी हुकूमत है, फिर भी वहाँ पर कई दफ़ा किस तरह के मामलात हो जाते हैं वो आप सबके सामने है। सो मच सो कि इस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर हैं केपी के, उनको भी अब पिछले हफ्ते ही एक झूठे मुकदमे के अंदर नामजद कर दिया है। तो इसलिए कोई बहुत मेजर उससे फ़र्क नहीं पड़ना था, लेकिन बहरहाल हर बंदे की अपनी राय है। लेकिन इस वक्त ये उस राय का वक्त नहीं है, वक्त इस वक्त जो दूसरी चीज़ें चल रही हैं उनके ऊपर है। अब जी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की बात कर लें। चीन ने पाकिस्तान से दरख्वास्त की थी कि अफ़गानिस्तान के साथ बातचीत करें, बॉर्डर खोलें, लेकिन पाकिस्तान ने इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। कामरान यूसुफ ये भी जर्नैली किस्म के सहाफ़ी हैं, बहुत करीब हैं मिलिट्री जर्नल्स का जो हल्का है उसके, और ये अब ख़बर दे रहे हैं कि चीन ने पाकिस्तान से कहा था कि अफ़गानिस्तान की जंग ना करें, बॉर्डर खोल दें, लेकिन पाकिस्तान ने इनकार कर दिया है। इससे ये लगता है कि हम चाइना के साथ बिगाड़ने को मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, और इससे ये भी लगता है कि ये जंग हम किसी के कहने पर कर रहे हैं और उनसे हमने जो कमिटमेंट की है वो अब चाइना के कहने पर हम कैसे तोड़ सकते हैं वो कमिटमेंट। तो आगे चलते हैं। रॉयटर्स भी यही स्टोरी कर रहा है कि अब पाकिस्तान ने जो काबुल है उसके करीब एक तेल के डिपो पर, कंधार एयरपोर्ट के करीब, मैंने काबुल कह दिया, कंधार एयरपोर्ट के करीब एक तेल के डिपो पर हमला किया है और उसको जला दिया है। वहाँ से एक प्राइवेट एयरलाइन, कम एयर शायद उसका नाम है, KAM, आई डोंट नो प्रोनाउंस कैसे करेंगे इसे। सो ये जो कम एयर है ये यहाँ से तेल इस्तेमाल करती थी अपने जहाज़ों के लिए, और इसका वो जो डिपो है वो जला दिया गया। अफ़गानिस्तान ने इस पर बड़ा प्रोटेस्ट किया है और कहा है कि ये सिविलियन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता था। पाकिस्तान के जो ISPR साहब हैं उन्होंने जो इस पर टिकट्स जारी किए हैं वो ये किए हैं कि यहाँ से जो दहशतगर्द थे वो तेल की फैसिलिटी इस्तेमाल करते थे, इसलिए हमने इसको तबाह किया है। इसके अलावा भी उन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदर कई मुकामात पर कल बमबारी की है। शायद जो ड्रोन्स आए थे इस्लामाबाद के ऊपर, KPK के ऊपर, मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर कल उनकी अफवाह थी, उसके जवाब में ये रिटेलिएशन के अंदर हमला किया गया। अभी हम ये कंफर्म नहीं कह सकते, ये हमारा गैस वर्क है, लेकिन इस जंग को बढ़ाने के लिए हम दिन रात पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये जंग लग जाए। आगे चलते हैं जी। शहबाज शरीफ सऊदी अरब जाने से पहले उन्होंने ईरान को इत्तला दी, बल्कि उनकी इजाज़त ली थी। ईरान ने कहा कि हमें कोई इतराज़ नहीं, बल्कि अगर आप वहाँ फ़ौजी भेजते हैं तो हमें कोई मसला नहीं, बल्कि ये भी कहा कि अगर ये अमरीकियों को निकाल कर आपको वहाँ एडजस्ट करते हैं, आप बरादर मुल्क हैं, हमें खुशी होगी। जावेद चौधरी साहब ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ ईरान से इजाज़त लेकर सऊदी अरब गए हैं और ईरान कहता है अगर अमरीकी अड्डों को ख़त्म करके आपको वो अड्डे दे दिए जाते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं। अब इस पर मैं कोई तजिया नहीं करता, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके सामने छोड़ता हूँ। ज़ाहिर है ये जर्नैली बयानिया है, मैं ये कह सकता हूँ, जो जावेद चौधरी साहब को ज़ाहिर है किसी ने ये खबर दी है और मिलिट्री सर्कल से दी है और ये खबर करवाई गई है। आगे जी, राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि सऊदी अरब को हमसे ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमारा साथ दो, वो उनका और हमारा मुआहदा है, हमने साथ देना ही है। अब तक उन्होंने सिर्फ ड्रोन रोके हैं, जवाबी हमला नहीं किया। दुआ करें सऊदी अरब ऐसा ही करे और अल्लाह ताला सऊदी अरब, पाकिस्तान और ईरान को किसी अलमिया से महफूज रखे। राणा सनाउल्लाह ने वाज़े तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि हमारा जो दिफाई मुआहदा है उस पर हम सोचेंगे नहीं, हम उनके साथ खड़े हैं। अगर उन्होंने ईरान पर हमला कर दिया तो हमने भी ईरान पर हमला कर देना है। ये आखिरी लाइन उनकी नहीं है, लेकिन बड़ा वाज़े तौर पर उनका पैगाम है कि अगर सऊदी अरब ने हमला किया या हमें हमला करने को कहा तो हम ईरान पर हमला कर देंगे। अब ये बहुत ही मैं ये कहूँगा कि ख़तरनाक सूरत हाल है जो डेवलप हो रही है पाकिस्तान के लिए। यहाँ पर पाकिस्तान की अपनी फ़ॉल्ट लाइन्स हैं, बहुत सारे और मसले हैं।
लेकिन इस चीज़ को हम भी ज़रा आप ये कहिए कि अपने लेंस के अंदर रखते हैं, इसको एनालिसिस करते रहेंगे कि आने वाले दिनों में क्या होता है, और आप भी इसके ऊपर तवज्जो दीजिए क्योंकि इसकी रेमिफिकेशंस पाकिस्तान के लिए बहुत दूर रस होंगी। आगे अब ईरान और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट पर मज़ीद बात कर लें तो फाइनेंशियल टाइम्स रिपोर्ट करता है, पहले भी हम बता चुके हैं कि जो ईरान के अंदर जो जो सदर ट्रंप की कैबिनेट है उसके अंदर दो तरह के लोग हैं। एक कहते हैं कि जंग जीतने का झूठा सच्चा ऐलान करो और वहाँ से निकलो। दूसरा कहता है नहीं, मज़ीद लड़ो, हमें वहाँ पर अभी मज़ीद रहना चाहिए। उसके अलावा अब ईरान सिर्फ तब जंग बंद करेगा या बंद करने पर गौर करेगा जब अमेरिका से अपने तमाम नुकसानात का मुआवजा मिल जाएगा और अमेरिका हमारे इलाके से बिल्कुल निकल जाएगा। मोहसिन रज़ाई ये ईरानी सीनियर ओहदेदार हैं, उनकी अफवाज के अंदर उन्होंने ये बयान दिया है कि अगर ईरान से जंग बंदी की तवक्को की जाती है तो उसकी शराइत हैं। एक तो जो हमारा नुकसान हुआ वो पूरा किया जाए, दूसरा ये जितना भी खलीज का इलाका जहाँ पर उनके बहरी बेड़े हैं वो सारे यहाँ से निकले, इतनी दूर जाएं जहाँ से वो हम पर हमला ना कर सकें, और हमें गारंटीज दी जाएं कि दोबारा हम पर हमला नहीं किया जाएगा, वरना हम जंग नहीं रोकेंगे, हम इस जंग को जारी रखेंगे। ये ईरान की तरफ से उनके सीनियर ऑफिशियल मोहसिन रज़ाई साहब ने ये बयान दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है कि 5 एयरफोर्स रीफ्यूलिंग प्लेन्स जो है वो हिट हुए हैं। ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी रिपोर्ट किया है, बाकी अखबारात ने भी, कि सऊदी अरब का जो अमरीकी हवाई अड्डा है सऊदी अरब के अंदर, प्रिंस सुल्तान एयरबेस जो है, उसके ऊपर ये 5 बड़े जहाज़, ये उसी तरह के बड़े जहाज़ हैं जिस तरह का एक जहाज़ अमेरिका का गिरा है जिसमें 6 क्रू मेंबर जो हैं वो मारे गए हैं, और उसी तरह के ये 5 जहाज़ हैं जो अब वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स सभी रिपोर्ट कर रहे हैं कि इन पांचों के पांचों को नुकसान पहुंचा है। तो अगर इन पांचों को ले लें और वो जो गिर गया तो फिर 6 को नुकसान जो है वो पहुंचा। लेकिन सदर ट्रंप ने अभी थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पर लिखा कि ये तमाम अखबारात, न्यूयॉर्क टाइम्स हो या फाइनेंशियल टाइम्स या वॉल स्ट्रीट जर्नल, ये तमाम के तमाम अखबारात जो हैं वो झूठ बोल रहे हैं। इन तैयारों में से एक को नुकसान पहुंचा था, 4 बिल्कुल ठीक हैं और उस एक को भी रिपेयर किया जा रहा है और वो भी बहुत जल्द फंक्शनल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इन तैयारों को डायरेक्टली किसी ने हिट नहीं किया, बेस के ऊपर हमला हुआ था जिस वजह से इन तैयारों को कुछ ना कुछ हल्का फुल्का नुकसान पहुंचा, ये सदर ट्रंप का कहना है। अच्छा जी, बगदाद से बड़ी ख़तरनाक रिपोर्ट्स आ रही हैं। अमेरिका के लिए ख़तरनाक इस तरह से हैं कि बगदाद में जो अमेरिकी एम्बेसी है उस पर लोकल इराक के अंदर से ही किसी ने हमला कर दिया है। जाहिर है इराक के अंदर भी ईरान का इन्फ्लुएंस भी है और उनकी एक्सटेंशंस भी वहाँ पर मौजूद हैं, मजहबी वजूहात भी हैं और हमसायगी भी है। तो अब जो बगदाद में अमेरिकी एम्बेसी है उसमें से आग के शोले और धुआं निकलता हुआ आज देखा गया, क्योंकि उस पर वहीं से किसी लोकल मलेशिया ने हमला किया और इफेक्टिवली किया। उनके जो भी रॉकेट थे वो अमेरिकी एम्बेसी को जाकर हिट किए और उसके बाद वहाँ से आग निकलते हुए देखी गई। फिर अभी तक वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अभी तक 13 अमेरिकी फ़ौजी जो है इस जंग में, जो जिस दिन से शुरू हुई है 14-15 दिन हो गए, मारे गए हैं और 200 के करीब बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी हैं। आगे आपको बता दें कि ये तो हम बता चुके हैं कि यूएई की जो फजेरा ऑयल फैसिलिटी है उसके ऊपर इफेक्टिव हमला किया है ईरान ने, मींस सक्सेसफुल हमला उन्होंने किया है और वहाँ से अब आग के शोले निकल रहे हैं। उसके बाद ईरान ने जितनी भी ऐसी तेल की कंपनियां हैं जो अमेरिका से कोई ना कोई कॉपरेशन करती हैं, बीबीसी कहता है कि ईरान ने उन कंपनीज को डायरेक्टली वार्न कर दिया है कि ए आया गौरी, मतलब हम आप पर भी आ रहे हैं, आप पर भी हमले करेंगे, इससे पहले कि हम आप पर हमला करें आप अपना बचाव जो है कर लें, क्योंकि ईरान समझता है कि उनके जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं उन पर अब हमला हो रहा है तो उन्होंने इसका ज़रूर जवाब देना है। उसके बाद अगली खबर आपके सामने रखते हैं और वो ये है कि इस वक्त जितने भी ममालिक हैं उनमें स्पेशली जो इटली है और फ्रांस है वो डायरेक्टली अमेरिका से बाला डायरेक्टली ईरान के साथ नेगोशिएशन कर रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि हमारे जो तेल बरदार जहाज़ हैं उन्हें खुदारा आबनाए हरमज़ में से गुजरने दिया जाए। इससे पहले बांग्लादेश उनसे ये बात कमिटमेंट ले चुका, उसके पीछे नरेंद्र मोदी ने भी बार बार ईरानी सदर के साथ बात की है। ये अलग बात है कि जंग शुरू होने से 24 घंटे पहले नरेंद्र मोदी जो है वो इसराइल पहुँचे थे और उन्होंने ऑप्टिक्स क्रिएट किए थे कि वो इसराइल के साथ खड़े हैं। लेकिन अब जो इंडिया है वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है ईरान से कि हमारे जहाज़ों को निकलने दिया जाए। अभी जब हम ये व्लॉग रिकॉर्ड करवा रहे थे तो उससे ज़रा पहले हमने न्यूज़ आउटलेट्स के ऊपर ये खबर देखी कि इंडिया के 2 बहरी जहाज़ जो है वो आबनाए हरमज़ से अभी गुजरे हैं और उनको किसी ने हिट नहीं किया और उनकी ईरान से ये कमिटमेंट हो गई है, ईरान ने इजाज़त दे दी। इसके साथ साथ ये भी इत्तलात आ रही हैं, अल जज़ीरा ये रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान ने ये कहा है कि आप ले जा सकते हैं यहाँ से जहाज़, हर वो मुल्क जो डॉलर की बजाय
वो चाइनीज़ करेंसी के अंदर तेल की खरीदो फरोख्त करे। अगर ये काम हुआ, भले महदूद पैमाने पर भी हुआ, तो सदर ट्रंप के लिए एक ऑप्टिक्स वाइज बड़ा झटका होगा। मेन जो डॉलर की इस वक्त आपको पता है कि हर जगह पर डॉलर की ही तसल्लत है, वो उसको एक बड़ा धचका मिलेगा। तो इसलिए अब ईरान कह रहा है कि अगर आपने तेल गुजारना है तो तेल का ये जो लेन देन है, जिस भी जहाज़ का लेन देन चाइनीज़ करेंसी के अंदर हुआ होगा, उसको हम जाने देंगे। फिर यूरोपीय यूनियन के जो रहनुमा हैं उन सब ने कहा है कि आपने ये जो रूस से पाबंदियां उठाई हैं, इससे हमारा बड़ा नुकसान होगा। मीन रूस को 10 अरब डॉलर तक का फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि उनका तेल काफ़ी सारा वो बेच डालेंगे। तो इससे यूक्रेन की जंग को बड़ा नुकसान होगा। यूरोप के तकरीबन तमाम मुल्क इसके ऊपर अपनी अपनी रिजर्वेशन दे रहे हैं। वो भले ज़ेलेंस्की हों यूक्रेन वाले, वो भले आगे कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हों, वो भले फ्रांस के प्रेसिडेंट हों, सभी ने इसके ऊपर ये कहा है कि ये काम नहीं करना चाहिए था। इससे रूस को एक नई लाइफलाइन मिलेगी और वो मज़ीद टारगेट करेंगे यूक्रेन वॉर के अंदर यूक्रेन को। यूएई ने 10 लोगों को अरेस्ट किया है, जिनमें शायद एक पाकिस्तानी भी हैं। ये 10 लोग कौन हैं? जिन्होंने दोबारा वीडियोस बनाई हैं मिज़ाइल इंटरसेप्ट करने की या मिज़ाइल लगने की, असल में तो बिल्डिंग्स को, क्योंकि यूएई नहीं चाहता, उनका पहले ही बहुत नुकसान